हमारे साथ बात करने के लिए आज इंडिया न्यूज पर मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में और खासतौर पर हरियाणा में जो सियासी माहौल बना है उसको लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। विनोद जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। विनोद जी, पहला सवाल, लोकसभा चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और देश भर में कांग्रेस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, चुनाव में जनता हमेशा इस बात का फैसला भर में कांग्रेस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, चुनाव में जनता हमेशा इस बात का फैसला करती है कि कौन आगे जाकर सरकार बनाएगा और कौन उस सरकार को चलाएगा। इस वक्त लोगों ने डिसाइसिव वे में फैसला किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार चला सकते हैं और उनके ऊपर उनको विश्वास है। तो जो नतीजे सामने आए हैं वो पिछले 30 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। 1984 के बाद पहली बार ये नतीजे देखने को मिले हैं। किसी एक पार्टी को लोगों ने अक्सरियत दी है, मेजॉरिटी दी है, जिससे ये विश्वास बनता है कि देश को आगे ले जाने के लिए, देश की आर्थिक दिशा को सुधारने के लिए, देश के रुके हुए कामों को करने के लिए पूरा मौका मिलेगा, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी देश को टू मार्च फॉरवर्ड, ये जरूरी है कि एक मजबूत और सशक्त सरकार होनी चाहिए। तो ये एक मजबूत और सशक्त सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है और बहुत सी उम्मीदें हैं इस पे। वही अगर हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस को करारी शिकस्त यहां मिली है। क्या लगता है आपको, क्या वजह थी कि ये नरेंद्र मोदी का इफेक्ट था या कांग्रेस की अपनी नाकामी थी? मैं समझूंगा दोनों फैक्टर हैं। एक तरफ तो आमतौर पे जिस तरह के नतीजे आए हैं और जितना भारी बहुमत मिला है और जितनी जीत की जितनी अंतर है, 4-4 लाख का है, 5 लाख का है, 3.5 लाख का है, अमूमन बहुत अंतर है। ये इस बात को की तरफ इंगित करता है, इसका इंडिकेट करता है कि जहां रोष तो था ही, सरकार की नीतियों के प्रति लोगों का अविश्वास था, सरकार के प्रति लोगों के मन में काफी आक्रोश था, सरकार की नीतियों को लोग नकार चुके थे। उसके अलावा भी लोगों में एक आशा थी, उनके मन में ये विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को आगे लेकर जाएंगे, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये सारी बातों को देखते हुए जो मोदी जी ने वायदे लोगों से किए, जो उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कहा, उसका असर था लोगों पे और उन्होंने दोनों चीजों का मिश्रण है जिसकी वजह से इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री है। वही अगर हम हरियाणा की हम एक बार फिर हम बात करें, हमने बात की, आप अंबाला सिटी से आप खुद आते हैं, विधायक वहां से आप रहे हैं और हरियाणा में खास तौर पर देखा जाए, अंबाला से एक वक्त था कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिली थी पिछले बार के लोकसभा चुनाव में, 2009 में अगर बात करें, उस वक्त आप विधायक भी थे उस सीट से, लेकिन इस बार उसी सीट पर कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी वहां जीती। और एक ऐसा इलाका कि जहां पर बीजेपी ने शायद ही कभी इतनी बड़ी जीत कभी सोची हो। तो इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है कि जो अंतर था वो बहुत बड़ा अंतर है? बहुत बड़ी जीत है। पिछली बार भी जो हमारे वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, कम वोटों से जीते थे। सिर्फ कैंट और सिटी से कुछ वोटों ने अंतर डाला था, तो भी 15,000-14,000 वोट की लीड थी। लेकिन जब उन्होंने राज्यसभा का रास्ता ले लिया, लोकसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा में चले गए कुमारी शैलजा जी, तो एकदम से लोगों के मन में ये बात आई कि ये हार को सामने देखते हुए इन्होंने किनारा कर मैदान छोड़ दिया। मैदान छोड़ दिया, सच्चाई भी है, मैदान तो छोड़ा ही था जी। तो इस बात को लोगों ने मन में रखा एक तो। दूसरा, उस इलाके में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वो क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ रहा कि उसमें कुछ भी नहीं किया गया।
कोई बड़ा इदारा नहीं आया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं लगा, सड़कें वैसे ही हैं, यानी कि जहां था वहीं है, वहां कुछ खास नहीं हो पाया। छोटा मोटा किसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, लेकिन वो ओवरऑल इंपैक्ट जो था लोगों में था कि दिस एरिया इज निग्लेक्टेड। ना तो क्षेत्र का विकास हुआ, उनके मन में ये भी था कि जो रोजगार के साधन थे, जो रोजगार मिलना चाहिए था, उनको ट्रांसपेरेंसी से नहीं मिला, उनको रोजगार जो उनका हक बनता था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी व्हाइल गिविंग जॉब्स बिकॉज ऑफ द मार्क्स बीइंग गिवन बाय certain agencies and those marks are discretionary. Out of 25, if there are 25 for supposition, there are 25 marks, तो 25 में आप किसी को 2 दे सकते हैं, किसी को 25 भी दे सकते हैं, 24 भी दे सकते हैं। तो ये तो बहुत गलत, ज्यादा ही गलत तरीका है। इस मार्क्स देने से हजारों लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्क्रिशन जो है, इससे किसी भी बच्चे के भविष्य पे असर इसलिए पड़ता है कि वो नौकरी के लायक है, उसको मिल सकती है, उसकी काबिलियत है, लेकिन क्योंकि किसी ने उसको नंबर कम दे दिए हैं, तो बावजूद इसके कि वो नौकरी उसकी है उसको नहीं मिलेगी, दूसरे को मिल जाएगी, ये इंसाफ नहीं है। इसके बारे में तो हमने बहुत सोचा है, इसके बारे में अब पूरी मुहिम छेड़ेंगे और ये सारे खत्म होने चाहिए, ये डिस्क्रिशन ऑफ गिविंग मार्क्स बाय इंटरव्यू। आप चाहते हैं कि इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया में बड़े बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब आपने मापदंड बना दिए हैं कि आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, कितनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और किस तरह की उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, देन वंस दोज पैरामीटर्स आर देयर, उस मापदंडों पे अगर कोई खरा उतरता है, वो पूरा करता है, तो भाई अगर 100 में से एप्लीकेंट हैं, उसमें 40 उन मापदंडों पे आते हैं और आपके पास 30 नौकरियां हैं, 25 हैं, तो पहली 25 दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, बीजेपी को हम छोड़ दें क्योंकि बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी थे, अभी तक यूथ के एजेंडे पर कोई बात नहीं कर रहा है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी नाइंसाफी है एक बड़े वर्ग के लिए? यूथ के लिए देखिए 2 ही चीजें हैं यूथ के लिए, या तो रोजगार हो या फिर उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके मिले, तीसरा उनको एजुकेशन का पूरा बराबर का समय मिलना चाहिए। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि अगर हरियाणा में आने वाले समय में इस बात को ना पहचाना गया तो खतरा है कहीं हरियाणा के युवकों का और युवतियों का रुझान जो है वो इस वजह से दूर ना हो जाए, उनकी सोच में ये ना आ जाए कि हमारे साथ तो नाइंसाफी होती रही और होती रहेगी। और खास तौर पे जब नौकरियों की बात, हजारों नौकरियां हैं, अगर उन नौकरियों में जो व्यक्ति डिजर्व करता है उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो सिर्फ उसी के मन पे नहीं, उसके परिवार और उसके परिवार के आसपास के लोगों के साथ उनके मन में भी बुरी बीतती है। और स्वाभाविक है वो महसूस करते हैं कि इसका हक जो है किसी दूसरे को दे दिया गया। ये किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, किसी का हक मार के दूसरे को नहीं देना चाहिए, हर किसी का अधिकार जो है उसको मिलना चाहिए। और वाजिब और इंसाफ पसंद लोगों को इस बात को देखना चाहिए कि ये जो चल रहा है, जो मैंने पहले आपसे कहा है कि मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। ये जो आप नंबर देते हैं, इंटरव्यू के नंबर देते हैं, ये मैं इसको कहना चाहता हूं कि ये इंटरव्यू का जो प्रपंच है, मैं इसको प्रपंच बोलूंगा, ये एक जरिया है, एक जरिया है टू कीप अवे द पीपल हु आर डिजर्विंग। उन लोगों को जिनकी लियाकत है, जिनकी काबिलियत है, उनको भी उनके हक से वंचित रखने का एक ढंग तरीका है जो खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सफलता हासिल की। वही कांग्रेस की बात करें, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, चाहे प्रदेश की बात हो, हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, उस तरह का फेस सामने नहीं रख सकी और जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा? आई डोंट हैव टू मिन्स माई वर्ड्स, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। फेस तो कांग्रेस ने दिया था,
ये भले ही उन्होंने कहा हो कि नहीं ये प्रधानमंत्री को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, फेस तो राहुल गांधी का दिया था, लेकिन लोगों ने नहीं पसंद किया। ये फैक्ट है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और काफी हद तक उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। और ये भी सही है कि कांग्रेस की पहली बार इतनी करारी हार हुई है। जितनी सीटें कांग्रेस की आई हैं कभी सोचा ही नहीं जा सकता था। तो इट इज ए कंप्लीट फेलियर ऑन हिज पार्ट and also on the part of the party who has not been able to give a clear direction or there was no clarity in their thought. बात करें भजनलाल साहब की, अगर कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से आ रहे हैं तो एक बड़ा बदलाव, क्या आप हरियाणा में इस बदलाव को किस तरह से परिभाषित आप करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बदलाव को? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है कि बदलाव हरियाणा में हो रहा है, जातीय बंधन टूट रहे हैं, तमाम चीजें टूट रही हैं और मतदाता बहुत सोच समझ कर वोट कर रहा है। हरियाणा कोई अपवाद नहीं है दूसरे पूरे देश का। हरियाणा में भी वैसा ही माहौल है, वैसा ही वातावरण है जैसा देश में है, क्योंकि हरियाणा बहुत दिल्ली के नजदीक पड़ता है। और हरियाणा में खासतौर पे लोगों ने यह महसूस किया है कि जो राजनीति, कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो हमेशा इट लीड्स टू a kind of governance which is never liked by the people. तो लोगों ने हरियाणा में किसी हालत में इस सरकार की नीतियों को पसंद नहीं किया है, हम भले कुछ भी कहें। लोगों ने इस बात के खिलाफ पूरा आक्रोश दिखाया है कि जो भी नीतियां हैं उनकी वजह से बराबर का क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, बराबर के लोगों को मौके नहीं मिल रहे हैं। और मुझे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि यह भी महसूस किया है कि लोगों में, नौकरियों में भी जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हों या दूसरे ऑफिसर्स हों, अपॉइंटमेंट्स जो हैं, पोस्टिंग जो है, उसमें भी इंसाफ नहीं किया जा रहा है। फिरोज, हरियाणा में भी, हरियाणा इसलिए हम बार बार हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ठीक है, लोकसभा चुनाव हुए, सबने नतीजे देखे। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि हाँ समीक्षा होगी, इसकी समीक्षा करेंगे, हार की समीक्षा लेंगे, लेकिन हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? खैर ये अलग पहलू है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार क्या बड़े मुद्दे हरियाणा में बनने वाले हैं? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, 10 साल से अब सरकार, मौजूदा सरकार है, लेकिन हरियाणा में अगर कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए, सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों में अगर टीचर है तो कहीं जगह बच्चे नहीं, कहीं बच्चे हैं तो टीचर नहीं, ये हालात है। अस्पतालों के अगर हरियाणा में 2 या 3 जिलों को छोड़ दें, बाकी सब जगह हरियाणा उपेक्षित महसूस कर रहा है। दक्षिण हरियाणा में लोग उपेक्षित महसूस अपने आप में करते हैं। अगर जीटी रोड बेल्ट की बात करें तो यहां भी यही हालात है, अस्पतालों में इलाज करने को डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सब मुद्दे बड़े मुद्दे बनेंगे? बहुत बड़े मुद्दे हैं। उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा आपने बात की है, बहुत महसूस कर रहे हैं कि हम पिछड़ गए हैं। 2 बातें होती हैं। एक तो होता है कि हम मुद्दों को उठाते हैं राजनीतिक कारणों से, एक है कि हम उन मुद्दों को लेकर चलते हैं जो सही मायनों में लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। मैं दोनों में अंतर समझता हूं। सरकार ने क्या किया ये सब मालूम है, सरकार फेल हो चुकी है, सरकार के अगेंस्ट आक्रोश है, सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट डाली है, अभी डाली है, तो 4 महीने में कोई ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। जो सोच लोगों की आज के दिन में, वही 4 महीने के बाद भी मिलेगी। मैं इससे एक कदम आगे जाना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी को महज इसके ऊपर बात करने की जगह कि आक्रोश है, लोग वोट डाल रहे हैं, खिलाफ होगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव बैनर में ये बताना चाहिए कि उनके पास है क्या देने को लोगों को, आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या देंगे। आपने महसूस किया होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के ऊपर अपनी मीटिंगों में चर्चा की, लेकिन हरियाणा में मुझे दुख है कि अभी तक किसी भी पार्टी ने विजन नहीं दिया इन कनेक्शन विद हरियाणा। हरियाणा के संदर्भ में हरियाणा की किसी पार्टी ने विजन नहीं दिया है। अब 2 आखिरी सवाल विनोद जी आपसे।
आपका संगठन, आपने हरियाणा में संगठन बनाया है और जगह जगह आप मीटिंग्स कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका जो संगठन है एक विकल्प के तौर पर हरियाणा में प्रस्तुत होगा? क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तमाम पार्टियों को सिरे से नकारा गया। भले ही आईएनएलडी को 2 सीटों में जीत दर्ज हुई, लेकिन किन परिस्थितियों में जीत दर्ज हुई सब जानते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कोई सेल्फ इगोलाइजिंग मोड में नहीं हूं जी। मैं समझता हूं कि रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स क्या होती है। जी। मेरा फर्ज जो है आज के दिन, जो आपने सही कहा कि मैं पहले भी कोई 452 मीटिंगें करके आया हूं और अभी हम 90 विधानसभा क्षेत्रों में दफ्तर खोलेंगे, उसके बाद हम लोगों के बीच में संपर्क में जाएंगे। जी। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको अपने प्रति लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए कि आप विश्वास के काबिल हैं या नहीं हैं। जी। फिर आपको लोगों तक ऐसा लेके जाना चाहिए कि ये मुद्दे हम उठाना चाहते हैं, ये मुद्दों पे हम पीरियोडिकली, यानी कि आज से चुनाव तक क्या हम मुद्दे उठाएंगे। ये तो बहुत आसान है कि हम कल क्या करेंगे, जब हम चुनाव में जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। ये तो बहुत आसान है कहना, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? मेरा प्रश्न तो यह है कि आज क्या कर रहे हैं? अभी तो समय है। अगर आज सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही, उसके विरोध में आपने क्या करना है? मैं समझता हूं कि हम ये 2-3 चीजों पे, जैसे रोजगार वाली बात है, जैसे ये इंटरव्यू वाली बात है, ये नंबर देने वाली बात है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होती है नंबर देने में, और डिस्क्रिशनरी होने की वजह से ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, सबसे पहले तो हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जी। हम इस संगठित करके कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम को खत्म कराया जाए। उसके लिए हमें जो भी होगा देखेंगे क्या। दूसरा, जो दबाने की कोशिश सरकार करती है किसी भी समाज के वर्ग को या किसी हिस्से को, जो आवाज उठाता है अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए, उसको दबाने की कोशिश जो करते हैं, उसके खिलाफ, उसके विरोध में भी हम पूरे जोर के साथ प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे। जी। और तीसरा जो मुद्दा हमारा है, वो जो हमारी आर्थिक दिशा है प्रदेश की, आर्थिक जो हमारी कलेक्शन है, जैसे टैक्सेस हैं, मैं चाहूंगा कि उनका वितरण जो है, उनका जो इस्तेमाल है, उनका उपयोग जो है समान रूप से होना चाहिए। जी। ये नहीं है कि एक जगह से आपको पैसे तो आ रहे हैं इतने से, आपको आमदनी है 10 रुपए की, वहां तो आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। जी। और दूसरी जगह से आमदनी है आपको 100 रुपए की, वहां 10 रुपए खर्च कर रहे हैं। जी। तो ये तो एकदम से गलत है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिलहाल हमारी इस खास बातचीत में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।